नमस्कार। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2022 का ये जिस्ट है, आप लोग देख रहे हैं। अक्टूबर 2022 तक के प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा और इसके समकक्ष अदर सिविल सर्विसेज, साथ ही बिहार के किसी अदर सर्विसेज की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रतियोगिता दर्पण समान रूप से उपयोगी है। लेकिन ध्यान देंगे वह परीक्षा लेवल 6 और उससे ऊपर की होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो 68th बीपीएससी इस बार देने जा रहे हैं, जैसा कि बीपीएससी कैलेंडर कहती है कि हम 12 फरवरी 2023 को एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, तो उसके लिए फरवरी 2023 तक के प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़कर जाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी 2023 को प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023 आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ तक आपको करके जाना है। यानी अभी मैं नवंबर दे रहा हूँ तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने का दूंगा, तब जाकर कंप्लीट होगा। ध्यान देंगे, यदि 68th बीपीएससी में आप चाहते हैं सेफ जोन में रहना तो उसके लिए मिनिमम 1 साल का मंथली मैगजीन और एक कोई वार्षिक अंक किसी भी पब्लिकेशन का आपको पढ़कर जाना है। साथ ही यदि सेफ जोन से थोड़ा सा और ऊपर रहना चाहते हैं, यानी यह चाहते हैं कि हम 120, 22, 115 प्लस के रेंज में रहें, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मिनिमम 1.5 साल का करंट अफेयर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं बता भी रहा हूँ अभी आपको। मिनिमम 1.5 साल का मंथली मैगजीन और 1.5 साल का वार्षिकांक 2 मैगजीन से आपको कवर करना है, तब जाकर आप 120 प्लस क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि उससे कम में इसकी कोई गुंजाइश भी नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा हूँ मैं, इसको भी ध्यान दीजिए। देखिए, हिस्ट्री के 35 प्रश्न बीपीएससी पूछती है, अब तक जो ट्रेंड रहा है 68th में भी लगभग वही ट्रेंड फॉलो किया जाएगा। और 30 साइंस के प्रश्न आते हैं, 10 मैथ के आते हैं, यानी 75 प्रश्न फिक्स होते हैं। इस 75 प्रश्न पर जो भी स्टूडेंट्स मेंस लिख चुके हैं उनका बहुत अच्छा कमांड होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। बचे करंट अफेयर के क्वेश्चन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, जहां पर आप 17, 18, 19, कई बार अच्छे स्टूडेंट्स 20 में 20 भी ले आते। लेकिन अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके पूछे ना, तो आपके 7, 8, 6, 5 पर भी आपको लटका सकता है। इसलिए हिस्ट्री में जो फिक्स्ड क्वेश्चन 75 पूछे जाते हैं, साइंस में और मैथ में आपको महारत हासिल करनी है, तीनों सब्जेक्ट जो फिक्स क्वेश्चन 75 आएंगे, और करंट अफेयर बिहार स्पेशल पर। यदि इसको आप बहुत अच्छा से कर लेते हैं, पॉलिटी में सामान्य रूप से आपको तैयारी करना है, इकोनॉमिक्स में भी सामान्य रूप से, और थोड़ा सा अधिक उसे ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। इतने में आपके 120-22 के रेंज में मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए तब। तो इस स्थिति में रहने के लिए जो मैंने बताया है वो आपको करना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर अब बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। नवंबर के प्रतियोगिता दर्पण के इस जिस्ट को मैं दिखाना चाहूँगा। और एक और बात ध्यान रखें, जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूँ कि प्रतियोगिता दर्पण जो है वो 5 खंड में विभाजित होता है। सिविल सर्विसेज परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ। इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये दोनों लगभग 4-5 पेज का होता है। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य होता है, जो भारत और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी के लिए। और उसके बाद जो है नवीनतम घटनाक्रम और खेलकूद होता है। यही 5 सेक्शन हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना होता है। ये जिस्ट भी जो आप देख रहे हैं ये उसी का है, तो या तो आप खुद से उसको बना सकते हैं या फिर ये बना बनाया भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे दी हुई है। आइए हम इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। नामीबिया से 8 चीते प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत लाए गए हैं। ये कब लाए गए हैं? 17 सितंबर 2022 को। कहाँ पर लाए गए? ग्वालियर हवाई अड्डे पर लाए गए। किस विमान से लाए गए? तो बोइंग मालवाहक विमान से लाए गए। ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट चीता जो है विश्व की पहली बड़े मांसाहारी जीव के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना है। भारत दक्षिण अफ्रीका द्वारा जुलाई 2022 में हस्ताक्षर हुआ था यह समझौता। इसके तहत जो है 12 अन्य चीते जो है दक्षिण अफ्रीका से और लाए जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इसके रेफरेंस में राफेल जो है वो फ्रांस से लाया गया था, और बीपीएससी प्रश्न पूछा था कि यह सबसे पहले कहाँ इसको शामिल किया गया था, तो उसको अंबाला में शामिल किया गया था, यानी लाया गया था अंबाला हवाई अड्डे पर शामिल किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए हैं, किस हवाई अड्डे पर? तो ग्वालियर हवाई अड्डे पर, जैसा कि बीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है राफेल से। और उसके साथ ही किस विमान से लाए गए हैं? तो बोइंग मालवाहक विमान से लाए गए हैं। कब लाए गए हैं? तो 17 सितंबर 2022 को लाए गए हैं। ये आपको 3 चीज़ इसमें ध्यान रखना है। कितने लाए गए हैं? तो 8 लाए गए हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, तारागिरी जानते ही हैं आप लोग, ये है स्टील्थ फ्रिगेट है, यानी कि युद्धपोत है।
देखिए, स्वदेश निर्मित युद्धपोत जिसका नाम तारागिरी है, उसका जलावतरण किया गया है 11 सितंबर 2022 को। कहाँ किया गया है? मुंबई में, ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ बनाया गया है? तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में ही इसको बनाया गया है। यह किस परियोजना के तहत बनाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है 17A परियोजना, ठीक है। और यह तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। पहला कौन सा था? नीलगिरी था, दूसरा उदयगिरी था। बस इसमें इतना ही समझना है। स्वदेश विकसित या स्वदेश निर्मित QRSAM यानी क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से आकाश में मार करेगी यह मिसाइल। और इसको जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा जो है सफलतापूर्वक इसका परीक्षण चांदीपुर ITR ओडिशा से किया गया है। लोथल कौन नहीं जानता है? गुजरात में है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जिसका शॉर्ट फॉर्म है NMHC यानी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी स्थापना इसके लिए जो है आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो है पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के तहत जो है बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके प्रथम चरण का जो कार्य है उसको पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2024 तक है। और यह भी ध्यान दीजिएगा कि BPSC इस बार ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन पूछ चुकी है कि इस योजना को कब तक बढ़ाया गया है। तो इसी तरह से हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के प्रथम चरण को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है मार्च 2024, मार्च 2025, मार्च 2026, इस तरह से। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत बायोटेक द्वारा विकसित ये है नेजल वैक्सीन, ये कोविड के लिए है। इसको आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दिया गया है। कहाँ से और कैसे मंजूरी मिला है? आवश्यकता नहीं है। और किस डेट को मिला है? आवश्यकता नहीं है। देखिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए, भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना अध्यक्ष की मानद रैंक से राष्ट्रपति नेपाल की विद्यादेवी भंडारी ने सम्मानित किया है। ध्यान देंगे कि नेपाली जनरल जो पहले रहे थे प्रभुराम शर्मा, उनको भारतीय सेना की मानद रैंक पहले नवंबर 2021 में दी जा चुकी है। नेक्स्ट है PM श्री स्कूल योजना। ये क्या है PM श्री स्कूल योजना? इसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया है 5 सितंबर 2022 को। ये तिथि ध्यान रखेंगे। इसके तहत भारत के लगभग 14,500 स्कूलों का जो है विकास और उन्नयन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समग्र भावना को समाहित करते हुए मॉडल स्कूल बनेंगे। जून 2022 में गांधीनगर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस योजना का सर्वप्रथम संकेत दिया था। और इसके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना को प्रारंभ किया है 5 सितंबर 2022 को। तो ये डेट ध्यान रखेंगे आप। इस योजना का खर्च जो है फुल्ली केंद्र सरकार करेगी, लेकिन राज्य सरकार इस पर निगरानी करेगी। उसके बाद NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। इसकी रिपोर्ट आई है हाल ही में, जो 30 अगस्त 2022 को जारी की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसका नाम है। देश में क्राइम रेट के बारे में यह बताया है आपने। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि हिंसक अपराध जो है सबसे अधिक असम में है और उसके बाद दिल्ली में है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो गुजरात में और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे प्रश्न BPSC पूछती नहीं है NCRB के रिकॉर्ड से। देखिए, जहाँ भी भारत या फिर राज्य को थोड़ा कमतर आंका जाता है उस तरह की रिपोर्ट नहीं पूछी जाती है। जहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि नहीं यहाँ डेवलपमेंट हुआ है, ये योजना जनहित में बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस सब से रिलेटेड BPSC करंट में क्वेश्चन बनाती है। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट या फिर नेगेटिव वाली चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, BPSC पिछले 5-6 सालों में इस तरह के प्रश्न पूछी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ, ताकि आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करें। और कहाँ फोकस करें ये चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और 8 सहयोगी संगठन पर 5 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो 1967 में बनी थी, उसके तहत इस पर लगाया गया है, ठीक है। और ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा लगाया गया है, यह भी ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ, जो 29 सितंबर 2022 को हुआ है गुजरात में। ध्यान देंगे कि इससे पहले जो राष्ट्रीय खेल यानी 35वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, वो इससे लगभग 7 साल पहले 2015 में केरल में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इसका शुभंकर ध्यान रखिएगा, खेल गीत ध्यान रखिएगा। इस खेल की जो है इसमें टेबल टेनिस स्पर्धा जो 20 से 24 सितंबर को पूर्व में ही करा ली गई। तो ये सब सारा डाटा जो है एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखिए, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लीज ट्रस बनी। दुर्भाग्यवश जो है इन्होंने बाद में इस्तीफा भी दे दिया, हम दिसंबर के प्रतियोगिता दर्पण में बताएंगे। और इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि BPSC 65th में
जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुनाव हुए थे उससे प्रश्न पूछे गए थे, बोरिस जॉनसन जिस बार इलेक्ट हुए थे, तो ये चीज़ आप लोगों को भी ध्यान रखना है। और इस बार ऋषि सुनक बने हैं इनके त्यागपत्र के बाद, तो वो मैं बताऊंगा आगे प्रतियोगिता दर्पण में। इसमें केवल जो मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपसे बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान रखेंगे। 5 सितंबर 2022 को यहाँ पर चुनाव संपन्न हुई थी और 6 सितंबर को इन्होंने शपथ लिया था, ये ध्यान रखना है आपको। इससे पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, इसके बारे में हमने जिक्र भी किया था सितंबर के प्रतियोगिता दर्पण। और अक्टूबर में महारानी एलिजाबेथ जिनका कि निधन हो गया, उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। अब ये दोनों अपने अपने जगह पर नहीं है क्योंकि महारानी एलिजाबेथ का भी निधन हो गया और लीज ट्रस्ट ने भी प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया है। ठीक है, चुनावी में ये अब ये नए प्रधानमंत्री ये बन गए हैं, तो हम बताएंगे इसके बारे में नेक्स्ट। देखिए अभी हमने बताया कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकेंड का निधन हो गया है। कब हुआ है? 8 सितंबर 2022 को। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे, बस उतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? चार्ल्स तृतीय बने हैं। इसकी घोषणा जो है 10 सितंबर को की गई है। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का जो है गैर नाटो प्रमुख मित्र राष्ट्र का दर्जा अमेरिका ने समाप्त कर दिया है। कब किया है? 23 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जिनका नाम शेख हसीना है, उन्होंने भारत की यात्रा की है। कब की है? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 5 से 8 सितंबर 2022 को। ये यात्रा जो है 3 वर्ष के अंतराल पर हुई है। पहले ये यात्रा 2019 में हुई थी, अब 2022 में हुई है। इसके तहत 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये क्या क्या है इनको एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 22वां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का जो शिखर सम्मेलन है वो समरकंद उज्बेकिस्तान में। हो सकता है आप लोगों को ठीक से दिख ना रहा हो, मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लें। समरकंद उज्बेकिस्तान में 15 से 16 सितंबर 2022 को हुआ है। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात व्यक्तिगत उपस्थिति में इसको संपन्न किया गया है, जिसमें सभी देश यानी जो इसके सदस्य देश हैं लगभग 8 हैं अभी, हाँ 8 ही हैं, वो लोग इसमें उनके प्रतिनिधि गए थे। भारत की तरफ इसकी अध्यक्षता जो है शौकत मिर्जियोयेव जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उज्बेकिस्तान के, उन्होंने की है। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं किया है, ये ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि 22वां शंघाई सहयोग संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। आगामी जो 23वां SCO शिखर सम्मेलन होना है वो भारत में ही प्रस्तावित है 2023 में, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान जो है शीघ्र ही SCO का 9वां सदस्य बन सकता है, ठीक है, तो इस पर बातचीत अभी चल रही है। ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले SCO में 6 सदस्य हुआ करते थे 2017 से पहले। 2017 में 2 सदस्य जुड़े, एक भारत जुड़ा और दूसरा पाकिस्तान। तो SCO में 6 के बाद 6 + 2 यानी 8 सदस्य हो गए। तो वर्तमान में 8 सदस्य हैं और ईरान जो है 9वां सदस्य बन सकता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट देखिए UNDP से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 जारी की गई है, जिसमें भारत का 132वां स्थान बताया गया है। ध्यान देंगे ये 191 देशों में है, जबकि 2020 में भारत का स्थान 131वां था। इसके अनुसार भारत जो है थोड़ा सा रैंक भारत का नीचे गया है। प्रथम स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे है और थर्ड पर आइसलैंड है। ध्यान देंगे 151वां जो सबसे अंतिम देश है वो है दक्षिण सूडान और सेकंड लास्ट यानी 190वां जो है वो चाड है। ये दोनों दक्षिण अफ्रीकी देश हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। भारत जो है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश है, जिसका मान 0.633 है और 132वें स्थान पर है। जीवन प्रत्याशा भारत में 67.2 वर्ष बताई गई है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि BPSC में बिहार से रिलेटेड इसी तरह के डाटा वाला एक प्रश्न जो है 65th में पूछा गया है, तो हो सकता है कि ये आपसे पॉइंट में पूछ लिए जाए। नेक्स्ट देखिए भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, यह कहाँ पर संपन्न हुई है? टोक्यो में हुई है। कब हुई है? तो 8 सितंबर 2022 को हुई है। यह वार्ता कौन सी थी? तो दूसरी थी। कैसे दूसरी थी? तो ध्यान देंगे भारत और जापान की जो पहली 2+2 वार्ता हुई थी वो 2019 में प्रारंभ की गई थी और ये इस बार दूसरी हुई है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि भारत जो है 2+2 वार्ता अभी तक 4 देशों के साथ करता है। कौन कौन से देश हैं? भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान और भारत रूस। ध्यान देंगे भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 वार्ता हुआ है वो 2018, 2019, 2020 और 2022 में हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है 2021 में प्रारंभ हुआ है। भारत और रूस के बीच जो है यह 6 दिसंबर 2021 को प्रारंभ हुआ है, जबकि जापान के साथ 2019 से ही चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वार्ता जो है किसके दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं और
रक्षा मंत्री हैं उसके समकक्ष मंत्री के साथ होता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। पीएम मोदी ने हाल ही में जापान यात्रा की है, इंपॉर्टेंट है, इसका डेट ध्यान रखिएगा। 26 से 27 सितंबर 2022 को इन्होंने जापान की यात्रा की है। जापान की यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो आप लोगों को पता ही है, वहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये 8 जुलाई 2022 को इनकी हत्या हुई थी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उन्हीं के राजकीय अंतिम संस्कार में ये गए थे और बौद्ध परंपरा अनुसार जो है इनकी अंतिम संस्कार हुई थी। नेक्स्ट है कजाकिस्तान की जो राजधानी है पुनः अस्ताना को बनाया गया है, ठीक है। पूर्व राजधानी नूर सुल्तान कर दिया गया था वहाँ पर, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सितंबर 2022 में इसके लिए विधेयक पारित किया गया था। नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। जैसा कि हमने बताया 5 खंड में विभाजित होता है प्रतियोगिता दर्पण। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है केवल वही चीज़ आप लोगों को हम बता रहे हैं। भारत की जो विदेश व्यापार नीति है जो 2015 से 20 के लिए थी, उसको 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है। ये डेट इम्पोर्टेंट है और ये बढ़ाया गया है कब से, तो 30 सितंबर 2022 से। इसी के बीच में आपका एग्जामिनेशन होना है फरवरी में, तो हो सकता है कि ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की विदेश व्यापार नीति को बढ़ाकर किया गया है 31 मार्च 2023 तक, 31 अप्रैल 2023 तक, 31 मई 2023 तक, या 28, 29, 30, इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं। 31 मार्च 2023 तक यानी 6 महीना के लिए बढ़ाया गया है। कब से, 30 सितंबर 2022 से बढ़ाया गया है। हालांकि एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि भारत की विदेश व्यापार नीति में इससे पहले भी 4 बार बढ़ोतरी की गई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति ये बनाया गया है। इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया है। इसके क्या उद्देश्य हैं और इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, दोनों चीज़ आप लोगों को ध्यान रखने हैं। उद्देश्य क्या है नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का, तो अंतिम छोर तक त्वरित वितरण करना, साथ ही जो परिवहन से संबंधित चुनौतियां हैं उसको भी समाप्त करना और लॉजिस्टिक कीमत में कमी लाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए यह सब आवश्यक थे, इसलिए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है 17 सितंबर को। ध्यान देंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में लॉजिस्टिक का जो लागत है वो बहुत अधिक है, यानी लगभग जीडीपी का 13 से 14% है। तो इसको कम करके 1 से लेकर 9 के बीच में लाना है, यानी 1 अंकीय करने के उद्देश्य से इसको किया गया है। 2030 तक जो है 8% तक कमी की इसमें संभावना बताई गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एनएलपी और गतिशक्ति साथ मिलकर ही कार्यशील होगी इसके तहत, तो ये चीज़ें हैं। अब है नेक्स्ट है यूएलआईपी यानी यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसको भी इसके साथ ही इन्होंने लॉन्च किया है परिवहन क्षेत्र की डिजिटल सेवाओं को सिंगल पोर्टल के तहत लाने के लिए। और एनएलपी क्या है, तो न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी जो ऊपर हमने बताया है। सीएलएपी है कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, इसके जरिए जो है इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, देखिए वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई है विदेशी ऋण पर, और 65th बीपीएससी में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत का जो कुल विदेशी ऋण है वो मार्च 2022 के अंत तक वित्त मंत्रालय ने बताए हैं कि $620.7 अरब है। 5 सितंबर 2022 को जारी किए गए हैं, लेकिन ये जारी किए गए हैं मार्च 2022 के अंत तक की स्थिति को ही दिखाया है इन्होंने। विदेशी ऋण जीडीपी का लगभग 20% है, 19.9% है मार्च 2022 तक, तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट था, बस इतना ही ध्यान रखना है। और यदि आप देखेंगे कुल विदेशी ऋण प्रतिशत के रूप में जो विदेशी मुद्रा कोष है भारत का, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग ये 97.8% होता है, तो ये चीज़ भी आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। देखिए सर्वाधिक विदेशी ऋण वाला अगर राष्ट्र देखें तो अमेरिका सबसे फर्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद फ्रांस है। भारत का इसमें 23वां स्थान आता है। उभरते बाजार व विकासशील अर्थव्यवस्था में यदि देखें तो प्रथम स्थान पर चाइना है और भारत का स्थान जो है इसमें 3rd है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए पीएम मत्स्य संपदा योजना के 2 साल पूरे हुए हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसको शुरू किया गया था 10 सितंबर 2020 को, इसका 2 वर्ष पूर्ण हो गया है। इसका उद्देश्य था रोजगार सृजन और आय में वृद्धि, तो ये दोनों उद्देश्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। लगभग 20,500 करोड़ की लागत से निवेश से जो है इसको शुरू किया गया था इस योजना को। देश में मछली का कुल उत्पादन जो है 2021-22 में 161.87 लाख टन जो है अंतिम अनुमानित है। इसमें वृद्धि लगभग 14.3% की हुई। ध्यान रखिएगा यहाँ से एक प्रश्न, इसको हम रेफरेंस ले रहे हैं। बीपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि भारत जो है कितना
प्रतिशत मांस का निर्यात करता है। तो गूगल कर लीजिएगा कि मछली निर्यात में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है विश्व में, और मांस के निर्यात में वर्तमान में कितना 68 बीपीएससी के लिए, दोनों ही चीज़ ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, आप सभी जानते हैं डेयरी में भारत का विश्व में जो है प्रथम स्थान है, ठीक है। तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन जो है 2022 में 12 से 15 सितंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में हुआ है, तो इसलिए ये बहुत गर्व की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका उद्घाटन जो है स्वयं पीएम मोदी ने किया था। थीम इसका ध्यान रखिएगा, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी है, और जैसा कि हमने बताया भी कि विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत ही है। आइए नेक्स्ट देखिए, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस पर जारी किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2021 में लगभग 15.2 लाख बताई गई है, जबकि 2020 में 27 पॉइंट इतना था। देखिए, भारत आने वाले विदेशी पर्यटक की संख्या सर्वाधिक जो है अमेरिका से है, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद जो है यूके से है। पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन 2021 में लगभग 8.8 अरब डॉलर रहा है, जिसमें वृद्धि ही दर्शाई गई है। विदेशी यात्रा पर भारतीयों की संख्या जो है 2021 में बढ़कर 85.5 लाख रही है, इसमें भी लगभग वृद्धि ही दर्ज की गई है। विदेशी यात्रा पर भारतीयों का सर्वाधिक गंतव्य देश यानी जो विदेशी भारत जो विदेशी यात्रा पर गए उसमें सबसे अधिक यूएई गए, उसके बाद यूएसए गए, उसके बाद कतर गए। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, और कतर आप सभी जानते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, और ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, समुद्र के भीतर देश की पहली रेल सुरंग, समुद्र के भीतर ध्यान देंगे, महाराष्ट्र में ठाणे की खाड़ी में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स व सीलफाटा के बीच में जो है 21 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जिसमें लगभग 7 किलोमीटर जो उसका भाग है वो समुद्र के अंदर है। इसका निर्माण जो है NATM के द्वारा किया जा रहा है। देश की पहली हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट है जो 508 किलोमीटर मुंबई और अहमदाबाद के बीच में है। मानसून आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, संकट से गुजर रहे श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। वंदे भारत इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देश की तीसरी जो है वंदे भारत ट्रेन का परिचालन गांधीनगर से मुंबई मार्ग पर 30 सितंबर 2022 को हुआ है। इसके लिए हरी झंडी इन्होंने ही मोदी ने दिया था। पहली वंदे भारत ट्रेन और दूसरी वंदे भारत ट्रेन का डेट देख लीजिए, 2019 में दोनों शुरू किए गए थे, एक नई दिल्ली से वाराणसी और दूसरा नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर चलाए गए थे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये मेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट इस बार है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च 2020 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य था कोविड-19 के दौरान निर्धन को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। PMGKAY ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शॉर्ट फॉर्म है। इसके 7वें चरण की प्रारंभ की गई है। कब किया गया है 7वां चरण? अक्टूबर से दिसंबर 2022 यानी 3 माह के लिए इसका विस्तार किया गया। पहला चरण जो है ये मार्च में शुरू किया गया था, तो मार्च से लेकर के जून 2020 तक था। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 केजी अनाज देने का प्रावधान है। यह गेहूँ या चावल हो सकता है या दोनों, 5 केजी हो सकता है, 5 नहीं सिर्फ 5 केजी। 80 करोड़ जनसंख्या को इसमें निःशुल्क जो है उपलब्ध कराया जाता है। NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके तहत। 7वें चरण के तहत जो है ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी 7वें चरण में कुल खर्च ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। 15वां वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 देखिए ध्यान से, 15वां वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, इसमें भारत का 40वां स्थान रहा है। कहाँ? 132 देशों में, तो ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है। इसमें स्कोर 36.6 का रहा है और 0 से 100 के बीच इसमें स्कोर होता है। प्रथम स्थान इसमें स्विट्जरलैंड का है, सेकंड अमेरिका का है और थर्ड स्वीडन का है। लास्ट 132वां रैंक जो है क्या है ये? गुणिया, और 131वां जो है इराक का है। भारत 2022 में 40वें रैंक पर रहा है, ठीक है, और 2021 में भारत का स्थान जो है 46वां था। 6 रैंक की इसमें सुधार हुई है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसको जो है WIPO, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेट के द्वारा जारी किया जाता है। 80 मानक इसमें होते हैं इस सूचकांक को तैयार करने में, ठीक है। देखिए जो सितंबर 2022 का जो बैंकिंग रेट है उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नवंबर में आएगी, नवंबर वाली जो बैंकिंग रेट है वो जनवरी के PD में आएगी, वो आपको ध्यान रखना है।
अब हम चौथे खंड में आ गए हैं, नवीनतम घटनाक्रम, और इसके बाद अंतिम है खेलकूद। देखिए, युवा यानी यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ठीक है, युवा लेखकों को बढ़ावा देने हेतु इस योजना की घोषणा जो है 2 अक्टूबर 2022 को हुई है। 75 युवा लेखकों का चयन इसके तहत किया जाना है। उसके बाद में नियुक्ति हुई है। नियुक्ति में ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि हल्की फुल्की नियुक्ति बीपीएससी पूछती नहीं है। इसमें ध्यान रखेंगे कि अफ़गानिस्तान में यूएन की नई विशेष दूत जो है रोजा ओटून बाएवा को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? डेबोरा लियांस के स्थान पर। तो ये एक ध्यान रखना है, बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब बीपीएससी नहीं पूछती है। जनरल अनिल चौहान से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, देश के दूसरे सीडीएस ये नियुक्त किए गए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनकी नियुक्ति में जो है वरीयता क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है इस बार। तो ये हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि ये जनरल नहीं थे, ये क्या थे, क्या नाम सीडीएस, हाँ, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये जनरल पद से रिटायर नहीं हुए थे, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, यानी डीजीपी रैंक के बराबर थे। इनको जो है तीनों सेना अध्यक्ष से ऊपर का पद दे दिया गया है सीडीएस का। तो ये हो सकता है कि बीपीएससी इस बार आपसे पूछे, क्योंकि इसमें वरीयता क्रम का उल्लंघन देखा जा रहा है, ठीक है। आइए, उसके बाद राजदूत से भी बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। राजदूत से कहाँ पूछती है क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे यूएन में भारत की कोई सद्भावना दूत है, नियुक्त की गई है, या फिर रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है, तो इस सब तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनेस्को में, यूएन में, इस सब तरह के, ये सब हल्के फल्के नहीं कि नेपाल में किसको नियुक्त किया, ये सब नहीं पूछा जाए। देखिए, आर वेंकट रमनी, ये भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। अब अखिलेश यादव से बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, कल्याण चौबे से भी नहीं पूछे। आइए आगे देखिए, दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, ये पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर, ये पूछा जा सकता है। सुनील छेत्री पुरुष वर्ग में, और महिला में मनीषा कल्याण को नियुक्त किया गया, चुना गया है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के लिए 27 सितंबर, जानते हैं आप सभी, पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। कुल 81 पुरस्कार का इसमें वितरण किया गया है। पर्यटन के समग्र विकास का पुरस्कार जो है उत्तराखंड, साहसी पर्यटन का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है इसको। सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार अहमदाबाद को दिया गया है। एमी पुरस्कार 2022 इंपॉर्टेंट है। एमी पुरस्कार 2022 जो है ये 2 तरह से दिए जाते हैं, एक कॉमेडी सीरीज़ के लिए, एक ड्रामा के लिए, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद में ऑस्कर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। आधिकारिक प्रविष्टि इस बार भारत की तरफ से गुजराती फिल्म जो है छेल्लो शो को रखा गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है ध्यान रखेंगे कि जो 22 भाषा हैं संवैधानिक, वो प्लस 2 और भाषा, जिसमें एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी शामिल है। अंग्रेजी और राजस्थानी भारत की संवैधानिक भाषा नहीं है, ध्यान रखेंगे, अष्टम अनुसूची में शामिल भी नहीं है। तो बीपीएससी ने इसीलिए राजस्थानी से पूछा है क्वेश्चन, और पूछा कब था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। उसमें पुस्तक का नाम दिया गया था, पूछा गया था कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो इसके लेखक कौन है, और वो जो है राजस्थानी लेखक का नाम पूछा गया था। तो ये सब चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो जब कभी आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार याद करना हो तो ध्यान देंगे बिहार बीपीएससी की जब परीक्षा देंगे आप, तो बिहार से जो संवैधानिक भाषा है वो है मैथिली। तो मैथिली में संस्कृत वैदिक भाषा है, तो वो आपको ध्यान रखना ही है। तो संस्कृत ध्यान रखेंगे। बिहार से सटा हुआ नेपाल है, तो नेपाली में जो जिसको दिया जाता है, नेपाली भी भारत की संवैधानिक भाषा है। मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, ये सब, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और उसके बाद अंग्रेजी और राजस्थानी को भी ध्यान रखेंगे। साथ ही उर्दू जो है बिहार की द्वितीय भाषा है, तो उर्दू को भी आप ध्यान रखेंगे। और हिंदी तो भारत की राजभाषा है, तो हिंदी आपको ध्यान ही रखने हैं। तो इतने क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको याद रखने हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट है लता मंगेशकर पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इंपॉर्टेंट है। ये 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में इसका वितरण किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है सुराराई पोटू को, और अभिनेता और अभिनेत्री भी आपको देख लेना है, अजय देवगन और अपर्णा बालमुरली, ठीक है। उसके बाद 2020 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा पारेख को
दिया गया है। आशा पारेख जो है 52वीं हस्ती हैं, 7वीं महिला हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। साइरस मिस्त्री देश के अग्रणी उद्योगपति, इनका मुंबई में जो है कार दुर्घटना में निधन हो गया है। ये ध्यान रखेंगे, बीबी लाल का नाम ध्यान रखेंगे, इनका निधन हो गया है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक रहे थे। राजू श्रीवास्तव को सभी जानते हैं, ये भी आप चाहें तो ध्यान रखें। पुस्तक जो है बीपीएससी पूछती है, ध्यान रखेंगे डेट से प्रश्न बीपीएससी नहीं पूछती है, लेकिन फिर भी डेट आपको हम कहेंगे कि याद रख के ही जाएंगे, लेकिन इससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, ये कंफर्म है, तो इससे आने की संभावना है, आप इसको एक बार देख लेंगे। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर ने लिखा है, और लिविंग माउंटेन जो है अमिताभ घोष ने लिखा है। दिवस को भी एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को, 15 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, और 16 को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, अंत्योदय दिवस जो है 25 सितंबर को, है ना। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, पुत्री दिवस 26 सितंबर को, याद रखेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो पुत्री दिवस भी याद रखना जरूरी है। आइए विविध में देखिए, पर्वत प्रहार, कड़ाकू 2022, ककाडू, है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय सेना का एक सेनाभ्यास हुआ था, उसका नाम है पर्वत प्रहार। उसके बाद ककाडू जो है डार्विन तट पर ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की मेज़बानी में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, ये हुआ था। इसमें जो है INS सतपुरा और प्लस जो है विमान P-8I या P-81 है, उसको शामिल किया गया था, ये ध्यान रखें। केंद्र राज्य विमान सम्मेलन, ये अहमदाबाद में, इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ताइवान में भीषण भूकंप, ये भूकंप वाला प्रश्न जो है बीपीएससी की एक परीक्षा भी हाल ही में लेवल 7 की हुई थी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन सी परीक्षा थी वो, तो उसमें क्या नाम, ये प्रश्न आया था शायद, मतलब ये नहीं आया था, शायद अफ़गानिस्तान में भूकंप जो आया था उसकी तीव्रता पूछी गई थी कि रिक्टर पैमाने पर कितने थे। तो ये सब अब इस तरह के प्रश्न जो है घुस कर बीपीएससी पूछ रही है, तो आप लोगों से हम कहेंगे कि इस सब तरह के प्रश्न पर भी थोड़ा गौर करेंगे आप लोग, और डेटा वाला प्रश्न जो है उसको एक जगह कहीं नोट करके याद करेंगे। बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, 2022 के लिए जो है दी 7 मून्स को दिया गया है। भारत की तरफ से जो है कोई पुस्तक, इस बार 6 पुस्तक अल्प सूचीबद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ध्यान रखेंगे कि बुकर पुरस्कार के लिए 6 ही पुस्तक को अल्प सूचीबद्ध किया जाता है, जिसमें इस बार जो है भारत के लिए कोई नहीं शामिल किया गया था। नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला है डायमंड लीग एथलेटिक्स में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, भाला इन्होंने इतने दूर तक फेंका था। इलियूड किपचोगे, ये 48वीं बर्लिन मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में विजेता रहे हैं और कीनिया गए हैं। ये महिला वर्ग में भी जो है इथियोपिया के टिगिस्ट असेफा क्या नाम, ये जो है विजेता रही हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ओडीआई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान। संन्यास वाला बीपीएससी प्रश्न पूछती है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आरोन फिंच जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान रह चुके हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे बीपीएससी प्रश्न नहीं पूछती है। देखिए यहाँ 15वें पुरुषों के एशिया कप क्रिकेट 2022, जिसका आयोजन श्रीलंका में 27 से 11 सितंबर 2022 को हुआ, इसका विजेता भी श्रीलंका ही रहा और विजेता इसमें पाकिस्तान रहा है। आगामी जो 16वां एशिया कप क्रिकेट होना है पुरुषों का, ध्यान रखेंगे 2023, वो पाकिस्तान में प्रस्तावित है। चलिए, दिलीप ट्रॉफी पश्चिम क्षेत्र रिकॉर्ड 9वीं बार जीता है, और झूलन गोस्वामी ने भी संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, ध्यान रखेंगे, इसकी घोषणा इन्होंने 24 सितंबर 2022 को की है। और जापानी ओपन इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि इसमें एकल और मिश्रित में अगर भारतीय शामिल नहीं हो तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर, ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रणव आनंद जो कर्नाटक के हैं बने हैं। डूरंड कप का आयोजन जो है 16 से 18 सितंबर, 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में हुआ है। विजेता इसमें बेंगलुरु टीम है, ध्यान रखेंगे आप, डूरंड कप में विजेता बेंगलुरु टीम है। पहला जो है अल्टीमेट खो खो 2022, जिसका आयोजन पुणे में हुआ है, इसका विजेता ओडिशा रहा है ना। विश्व कप हॉकी 2022 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ना। तो ये 13 से 19 जनवरी 2023 के बीच भुवनेश्वर में होना है। 16 टीम इसमें भाग लेगी, 4 ग्रुप में, जो ABCD होगा, डी में भारत शामिल है। डेविस कप मुकाबले में नॉर्वे के विरुद्ध जो है भारत की 3-1 से पराजय, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है याद करने की।
आइए, चेन्नई ओपन इम्पोर्टेंट नहीं है, यूएस ओपन 2022 इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यूएस ओपन से बीपीएससी 66 में प्रश्न आया भी है। इसमें पुरुष एकल और महिला एकल विजेता का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से महिला एकल विजेता का नाम 66 बीपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 68 में भी तैयार रहेंगे। ये एक साथ ही आप याद कर लें चाहे तो, ये टेबल बना करके दिया गया है, पूरे साल का है। ध्यान रखेंगे जो ग्रैंड स्लैम टेनिस होता है वो, उसमें सबसे पहला ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन होता है। यूएस ओपन से ही पूछा गया था। देखिए इसमें पुरुष एकल, ठीक है, और महिला एकल विजेता के नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो है कार्लोस रहा है और इसमें ईगा स्वियातेक रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। लेबर कप ये भी ध्यान रखें, 5वां इसका आयोजन जो है हुआ है, लंदन में आयोजित हुआ है। विजेता इसमें विश्व टीम पहली बार रही, वो विजेता यूरोप टीम। सेरेना विलियम ने भी संन्यास ले लिया है, ध्यान रखेंगे। रोजर फेडरर ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। ये स्विट्जरलैंड के हैं और ये सेरेना विलियम यूनाइटेड वहाँ अमेरिका की हैं। उसके बाद 17वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 ये बेलग्रेड सर्बिया में हुआ है। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने 2 कांस्य पदक एक एक क्रमशः जीते हैं। भारत ने कुल 2 कांस्य पदक इसमें जीते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो पूनिया है, बजरंग पूनिया, वो 4 पदक जीतने वाले फर्स्ट भारतीय पहलवान बने हैं। पदक तालिका में टॉप 5 देश में यूएसए प्रथम है, जापान सेकंड है, थर्ड पर तुर्की है, ये ध्यान रखना है आपको। और यदि हम बात करें तो डच व इटालियन ग्रांड, देखिए ग्रैंड प्रिक्स इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। केवल अंत में जो ग्रैंड प्रिक्स होगा, एक साल में लगभग 22 या 23 ग्रैंड प्रिक्स होता है, तो अंतिम फाइनल जो वर्ष का होगा केवल उसको याद रखना है। जैसे फरवरी में आपकी एग्जामिनेशन होगी तो जनवरी का, फरवरी नहीं मार्च वाले मैगजीन में आएगा, तो आप लोग एक बार उसको गूगल कर लेंगे कि कौन इस बार वार्षिक विजेता है, तो उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।